सो आइए देखते हैं ट्रांसफॉर्मर को। हमने उस दिन बेसिक पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर में बेटे एक आयरन का कोर है, इस तरह से है कि उसके अंदर दो कॉइल्स होती हैं। सो एक कॉइल अंदर है, एक साइड में है, दूसरी कॉइल दूसरे साइड में, जैसे ये इस तरह से है ना। तो इसको हमने देखा था उस दिन। तो एक कॉइल कहलाती है प्राइमरी कॉइल, है ना, दूसरी कॉइल कहलाती है सेकेंडरी कॉइल। इस तरह से ये कॉइल्स होते हैं। तो इस तरह के जो कॉइल्स हैं, इसमें ये है आपका प्राइमरी कॉइल, ये है आपका सेकेंडरी कॉइल। इसमें जो करंट है वो है IP और EMF मतलब जो वोल्टेज है वो है EP। यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो है IS और इधर वोल्टेज है ES। और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है NP और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है NS। ठीक है, तो ये हमने अब तक देखा है। इसका प्रिंसिपल क्या था बेटे? प्रिंसिपल ये था कि म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, है ना, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन से प्राइमरी में अगर करंट बदलेगा तो प्राइमरी के बदले हुए करंट की वजह से सेकेंडरी में EMF इंड्यूस होगा। यस और नो? अब ऐसा बोलेंगे कि लेट phi be the magnetic flux. Phi is a magnetic flux linked with the coils, है ना, with the coil। अगर phi ये एक फ्लक्स है जो लिंक्ड है कॉइल के साथ, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ये पर टर्न है, एक टर्न के लिए अगर इतना है पर टर्न, है ना, तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोल दूं कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने प्राइमरी के NP इंटू एक टर्न के लिए फाई, तो NP इंटू फाई ये क्या बनेगा? टोटल फ्लक्स। ये क्या बनेगा बेटे? टोटल फ्लक्स associated with primary coil। ये प्राइमरी कॉइल के साथ इतना फ्लक्स एसोसिएटेड है, इसका मतलब ये हो जाएगा। इसी तरह अगर देखा जाए तो सेकेंडरी के साथ कितना होगा फिर? तो ये होगा NS इंटू 5। तो दिस इज द टोटल फ्लक्स associated with secondary coil, राइट। आपका जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें इतना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पर, क्योंकि ये फ्लक्स बदल रहा है तो ये इंस्टेंटेनियस है, ये ध्यान रखना हो पड़ेगा। बोथ आर इंस्टेंटेनियस, बोथ आर इंस्टेंटेनियस। अब आप बोलोगे सर ये इंस्टेंटेनियस क्यों है? इंस्टेंटेनियस क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? इसका रीजन है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि जो इंस्टेंट पे बदल रहा हो वो इंस्टेंटेनियस है। तो क्या ये बदल रहा है? हाँ बदल रहा है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स बदल रहा है, और फ्लक्स बदल रहा है इसी वजह से ही तो वहां पर EMF इंड्यूस हो रहा है बेटे। नहीं समझे? राइट। तो चलिए, तो इसका मतलब EMF इंड्यूस्ड। अब EMF इंड्यूस्ड का फॉर्मूला किसकी कृपा से हमें मिला है? E इक्वल्स टू क्या होता है? -dφ/dt। क्यों भाई? So this is given by Faraday.
सो मैं बोलूंगा कि ईएमएफ इन प्राइमरी विल बी इक्वल्स टू माइनस एनपी इंटू डी फाइव बाई डी टी, और उसी तरह से ईएस क्या होगा, माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी, ऐसे होगा। ये समझे सब लोग, राइट? तो प्राइमरी में इतना ईएमएफ जनरेट होगा और सेकेंडरी में भी इतना ये ईएमएफ जनरेट होने वाला है। तो ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो ईपी विल बी माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी एंड ईएस विल बी माइनस एनएस डी फाइव बाई डी टी। ये क्लियर है सबको? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी, ईपी एंड ईएस। इनका अगर रेशियो लिया जाए तो क्या होगा? इनका अगर रेशियो लिया जाए तो ईपी डिवाइड बाय ईएस विल बी इक्वल्स टू, ये डी फाइव बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, सो ईपी विल बी इक्वल्स टू ये एनपी डिवाइड बाय एनएस, एनपी डिवाइड बाय एनएस। ओके, तो इस तरह से ये रेशो रहेगा इनका, ईपी अपॉन ईएस विल बी एनपी अपॉन एनएस। क्लियर? इसी को इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटे, ये जो इक्वेशन यहाँ पर मिला इसका नाम है इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। इसी को इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऐसे कहा जाता है। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया सबको अभी? और इसमें हमने ये जो रेशो लिया है, तो इसमें सेकेंडरी का जब प्राइमरी के साथ रेशो लिया जाता है बेटे, सेकेंडरी का जब प्राइमरी के साथ रेशो लिया जाता है तो ऐसे रेशो को हम कहते हैं ट्रांसफार्मर रेशो। तो यहां पर लिखता हूं मैं, ये हो गया सबका लिख कर। So we will write over here that the ratio NS upon NP, ध्यान दो सब लोग, ये जो रेशो है बेटे, कौन सा रेशो? NS अपॉन NP का जो रेशो है इसको टर्न्स रेशो कहा जाता है। टर्न्स रेशो किसको? सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, ये ध्यान में रखना, ठीक है? सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी जो होगा तो इसको कहा जाता है टर्न्स रेशो, या फिर इसी को ट्रांसफार्मर रेशो भी कहा जाता है। ट्रांसफार्मर रेशो, ठीक है?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि किसी भी ट्रांसफॉर्मर में पावर कंसिडरेशंस किस तरह से होती हैं, किसी को इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। सो इफिशियंसी को हम ईटा इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इफिशियंसी का मतलब एकदम आसान है। इफिशियंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100। वेरी सिंपल। तो इफिशियंसी क्या होती है? इफिशियंसी का मतलब है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। ठीक है। तो फिर अगर ये इस तरह से है तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? देखिए, ध्यान दीजिए सब लोग। अब पावर का क्या फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रिकल पावर। क्या आपको पता है इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला? इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। ये पावर का फॉर्मूला होता है। तो फिर अगर आउटपुट में देखें तो आउटपुट मतलब सेकेंडरी, इनपुट मतलब प्राइमरी। सिंपल सी बात है। तो मैं लिख देता हूं कि यहां पर इफिशियंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर होगी आपकी V इंटू आई इन सेकेंडरी। तो ES इंटू IS डिवाइड बाय इनपुट पावर क्या थी? EP इंटू IP इंटू 100। देखो फिर से, आउटपुट मतलब सेकेंडरी में, सेकेंडरी का आउटपुट हम कंसिडर कर लेंगे ना, क्योंकि ये जो सेकेंडरी है आपका, दिस सेकेंडरी में यहां पर ये आउटपुट मिल रहा है। दिस इज द आउटपुट। ये क्या है? ये इनपुट है। ये समझा सबको? IP क्या है? करंट इन प्राइमरी। EP क्या है? EMF इन प्राइमरी। EMF मतलब वोल्टेज है अपना, राइट? उसी तरह IS क्या है? करंट इन सेकेंडरी। ES क्या है? करंट, वोल्टेज इन सेकेंडरी, राइट? और इस वजह से जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये बनेगा इस तरह। ओके, सो वी विल राइट दिस एज eta is ESIS upon EPIP into 100. ओके, राइट। तो अगर कोई आइडियल ट्रांसफॉर्मर है आपके पास, ठीक है, सो इफ यू हैव द आइडियल transformer, so in ideal transformer it is observed that for ideal transformer efficiency equals to 100%। इफिशियंसी उसकी 100% होती है, मतलब जितना इनपुट आया उतना आउटपुट देगा वो, जितना इनपुट आया उतना आउटपुट देगा। तो अगर ये 100 के बराबर हो जाए तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर। सो ESIS must be equals to EPIP। कोई लॉस नहीं होगा इसमें, नो लॉस ऑफ पावर, नो लॉस ऑफ पावर। पावर का कोई लॉस इसमें नहीं होगा। ओके,
ESIS into EPIP. क्लियर, वेरी नाइस। तो इस तरह से इसी से हम ये भी जान सकते हैं कि ये अगर EP को इस साइड में लेके जाया जाए तो ये बनेगा आपका ES अपॉन EP इक्वल्स टू IP अपॉन IS, उल्टा हो जाएगा। और ये टर्न्स के रेशियो के बराबर होता है ना, दिस इज नथिंग बट NS अपॉन NP। तो टर्न्स के रेशियो को ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसको, करंट को। तो ध्यान में रखना, करंट को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी एक याद रखने लायक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन ये कब होता है ऐसे, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। ओके, तो यहां तक समझ में आया। तो अब हम आगे बढ़े। अब इसी में दो टाइप जो पहले हमने देखे थे, आपको याद होगा कि हमने ट्रांसफार्मर के दो टाइप देखे थे। कौन से दो टाइप से बताइए, कौन बताएगा। ट्रांसफार्मर के हमने दो टाइप देखे अब तक। कौन से टाइप्स हमने देखे हैं, बताइए। यस, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बहुत बढ़िया। एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये दो उसके प्रकार हमने देखे, है ना। वेरी नाइस। तो अब स्टेप अप में क्या होता था, याद है क्या आपको। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमने क्या देखा था। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, है ना। स्टेप अप में EMF को हमें बढ़ाना हो तो स्टेप अप होता है। तो इसके दो टाइप्स, सो ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स, तो एक था स्टेप अप, दूसरा है स्टेप डाउन, ठीक है। तो स्टेप अप में हमें क्या करना है कि हियर वोल्टेज इंक्रीज कराना है। अगर वोल्टेज इंक्रीज कराना है, अगर हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को इंक्रीज कराना है, अब अगर वोल्टेज को इंक्रीज कराना है तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि यहां पर सेकेंडरी का जो EMF रहेगा वो प्राइमरी से ज्यादा होना है। ES इज ग्रेटर देन EP। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि NS इज ग्रेटर देन NP। आसान सी बात है ना, क्योंकि ES अपॉन EP होता है NS बाय NP। तो NS ज्यादा हो जाएगा NP से, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के ज्यादा रखो और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के कम रखो, तो अपने आप ये अचीव हो जाएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन गया जिसमें हम बढ़ा देंगे आपका EMF। अब EMF तो बढ़ गया, ES इज ग्रेटर देन EP, लेकिन what will happen to current, करंट विल रेड्यूस, है ना। तो IS
विल बी लेस देन आईपी, करंट रिड्यूस हो जाएगा। इस रेशो से देखिए, इस रेशो से तुरंत पता चल जाएगा आपको, है ना। तो ईएस बढ़ा तो आईपी बढ़ा, राइट। तो इसीलिए आईएस विल बी लेस देन आईपी, आईएस आपका छोटा हो जाएगा आईपी से। क्लियर? ओके। तो इसका मतलब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस द पोटेंशियल बट रिड्यूसेस द करंट। ठीक है। सो लो वोल्टेज हाई करंट इज कन्वर्टेड इनटू हाई वोल्टेज लो करंट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में होता क्या है, तो यहां पर लिख रहे हैं कि लो वोल्टेज हाई करंट, इसका करंट ज्यादा है ना, इज कन्वर्टेड टू हाई वोल्टेज लो करंट। एग्रीड? it is converted to low current, high voltage low current। क्लियर? इसी तरीके से अब अगर हम बात करें स्टेप डाउन की, तो स्टेप डाउन में क्या होगा? स्टेप डाउन में क्या करना है हमें? स्टेप डाउन में ईएमएफ को घटाना है। ठीक है। तो यहां पर करना क्या होगा? तो यहां पर हमें ईपी आपका ज्यादा है ईएस से, ईएस को घटाना है हमें। ठीक है। ईपी इज ग्रेटर देन ईएस, ईपी ग्रेटर देन ईएस, इसका मतलब एनपी ग्रेटर देन एनएस। प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसका एग्जैक्टली उल्टा। और करंट के बारे में क्या होगा बताइए? आईपी विल बी लेस देन आईएस। ठीक है। सो इसका मतलब सीधा सीधा इसका मतलब ये होता है कि यहां पर लिखते हैं हम, क्या आप लिख सकते हो? आप भी लिख सकते हो इसको। बताइए, हाई वोल्टेज लो करंट को कन्वर्ट करना है हमें, है ना। सो यहां पर लिख रहा हूं मैं, हाई वोल्टेज लो करंट high voltage low current is converted to low voltage high current। लो वोल्टेज हाई करंट।
चलो अभी आगे बढ़े, ये समझ में आया? ओके, यहां से आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे हम इसके ऊपर आखिर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, so let us move ahead to see some questions. ये क्वेश्चन देखिए, आपको बोला गया है कि the turns ratio of transformer is 3:1 and it gives 80% efficiency if voltage of 500 volt is applied to primary. Find the output power and voltage. तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें क्या दिया है? अच्छा, और एक चीज दिया है कि इनपुट करंट is 3 एम्पियर। चलो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से। The turns ratio of the transformer is 3:1 and it gives 80% efficiency if the voltage of 500 volt is applied to primary. Find out the output power and voltage. आउटपुट पावर और वोल्टेज को आपको ढूंढना है प्यारे बच्चों। इनपुट करंट आपको 3 एम्पियर दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। बड़ा आसान है। इसमें सबसे पहले हमें देखना यह है कि गिवन लिख देंगे पूरा, क्या क्या दिया है हमें सब कुछ लिख देते हैं। चलो सबसे पहले दिया है टर्न्स रेशो। टर्न्स रेशो क्या होता है रे? टर्न्स रेशो होता है NS अपॉन NP, ध्यान में रखना। वो दिया है 3:1 और 80% इफिशियंसी। 80% इफिशियंसी। वोल्टेज ऑफ 500 वोल्ट इज अप्लाइड टू प्राइमरी। इसका मतलब EP दिया है। EP कितना दिया है? 500। और इनपुट करंट भी दिया है। करंट कितना दिया है? 3 एम्पियर। दिया है। आपसे पूछा है कि आउटपुट पावर कितना होगा, ये ढूंढिए, और आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, इसको भी ढूंढिए। अब पावर बेटे जब इस तरह से होगा आपका, तो अब आपको पूछा है कि किस तरह। ये देखो, सो हमने आंसर भेजा 1500 वोल्ट। तो देखते हैं क्या इसका सही है। तो देखो
सबसे पहले ईटा का फॉर्मूला हमें पता है, इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। क्यों भाई? इसका मतलब ये बनेगा 80, ये डिवाइड बाय 100 इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू आउटपुट पावर, मुझे नहीं पता कितना है आउटपुट पावर, तो ये आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। इनपुट पावर कितना? इनपुट पावर है ईपी इंटू आईपी, यस और नो? ईपी इंटू आईपी। तो अब अगर हम ईपी आईपी की बात करें तो ये पहले तो ये एक 0 कैंसिल और ये 4/5, और आउटपुट पावर यहां से मुझे मिलेगी, तो आउटपुट पावर डिवाइड बाय ईपी इंटू आईपी। ईपी कितना? 500, आईपी कितना? 3, राइट? तो ये अगर हम कैलकुलेट कर देंगे, सो 4/5 इंटू 500 इंटू 3 इज योर आउटपुट पावर। ठीक है, सो ये 5 से बनेगा 100, ये 1200 वैट आउटपुट पावर। ठीक है, आउटपुट पावर आएगी 1200 वैट। इज इट क्लियर? तो ये सही है कि आउटपुट पावर आ गई आपकी 1200 वैट। ये समझा? अब ये 80% इफिशियंसी देता है, 80% इफिशियंसी देता है। इसका मतलब ये क्या करेगा, ये अपने पोटेंशियल मतलब जो पावर था यहाँ पर वो घटाएगा पावर, और 80% बन जाएगा इसका पावर, है ना? जो इनपुट पावर था उसका ये घटकर इतना बन जाएगा। तो अब अच्छा हाँ, और एक चीज यहाँ पर देना चाहिए था आपको कि फाइंड आउटपुट पावर एंड वोल्टेज टू ऑब्टेन 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर आउटपुट। 1 एम्पियर आउटपुट मिलने के लिए कितना वोल्टेज इसको बनाना पड़ेगा, ये देना जरूरी है, मैंने नहीं दिया था। ठीक है, सो टू फाइंड द आउटपुट वोल्टेज हमें आउटपुट करंट भी होना जरूरी है।